Welcome to Anisology. In today's video, we would discuss chapter 9 which is support and movement. आपको मालूम है कि हमने MD-CAT बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम वन शॉट लेक्चर्स देते हैं और पूरे चैप्टर को 10 से 20 मिनट में समराइज़ करने की कोशिश करते हैं और फिर एंड में हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं जो कि उन चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ कि जिन समराइज नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और एंड पे जो इम्पोर्टेंट MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, अगर वो आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बंडल तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर ईमेल कर जो है वो इन नोट्स को डिमांड कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं जिनमें पूरे चैप्टर को 2 या 3 पेजेस में समराइज़ किया गया है, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। सो you could message me on the details that I have given in the description. So इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कार्टिलेज, बोन और मसल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि सपोर्ट और मूवमेंट में उनका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार होता है। आपको मालूम है कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो बॉडी का, वो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम होता है और उन स्केलेटल सिस्टम को मूव करने के लिए हमारी जो मूवमेंट का रोल होता है वो हमारे मसल्स प्ले कर रहे होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं हमारी बॉडी में। इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स और कार्टिलेज हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्केलेटल मसल जो है वो उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। फिर हम जो है वो जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम आर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्टिलेज, मसल और बोन का डिफरेंस देख लेते हैं। सो कार्टिलेज, मसल और बोन ये तीनों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट, इन तीनों को आप कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं या फिर सपोर्टिव टिश्यू आप इनको कह सकते हैं। सो कार्टिलेज को अगर हम देखें तो कार्टिलेज एक स्मूथ, फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट जो है वो स्ट्रक्चर होता है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये एवेस्कुलर है, विच मीन्स कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये विदाउट ब्लड सप्लाई जो है वो होता है। इसके अलावा इसका काम क्या है कि ये कुशनिंग और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है क्योंकि कार्टिलेज जो है ये हमारे पास अक्सर जॉइंट्स में पाया जाता है। ये दो बोन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारी घुटने की बोन है उसमें हमारी जो फीमर है और उसके अलावा जो टीबिया और फिब्यूला है जिनको साथ ये कनेक्ट कर रहा होता है, तो कार्टिलेज वहाँ पर फ्रिक्शन और कुशनिंग के तौर पर काम करती है। दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करती है और उनके दरमियान फ्रिक्शन को कम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर कार्टिलेज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नोज़ हो गई, ईयर, ट्रेकिया, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जहाँ पर कार्टिलेज पाई जाती है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इस डायग्राम में बताए गए हैं कि जो इलास्टिक कार्टिलेज होती है वो हमारे ईयर्स, नोज़ और ट्रेकिया वगैरह में पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज पाई जाती है वो है लीन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज है। फिर हम मसल्स को देख लेते हैं। मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग फोर्स एंड मूवमेंट। सो इनका काम क्या होता है कि आपकी ये फोर्स जनरेट करती हैं और उसके अलावा आपके जो बोन्स होती हैं उनको मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सो मसल्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और ये मसल्स वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर होते हैं, विच मीन्स कि हम अपनी मर्ज़ी से इन मसल्स को मूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर स्मूथ मसल्स होते हैं कि जो कि डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, इसके अलावा बाकी जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं लाइक ओवरीज एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। सो ये सारे जो हैं वो स्मूथ मसल से मिलकर बने होते हैं। सो हमारे पास कार्डियक और स्मूथ मसल जो दोनों हैं ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो करते हैं, विच मीन्स कि ये हमारी मर्ज़ी से मूव नहीं कर रहे होते। इनको हाइपोथैलेमस जो है वो इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है।
फिर हम बोन को देख लेते हैं। बोन एक रिजिड स्ट्रक्चर है और ये मिनरलाइज्ड होती है, विच मीन्स इट कंटेन्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस। उसके अलावा ये वेस्कुलर है, बोन्स में ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। उसके अलावा जो है ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारा स्केलेटन बना रहा होता है। सो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मूवमेंट में बोन्स का रोल होता है। एंड इट स्टोर्स वेरियस मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। और बोन्स ऐसी होती हैं जहाँ पर ब्लड सेल प्रोडक्शन भी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल बोन मैरो में जो हमारे पास फीमर हो गई या फिर इसके अलावा बाकी जो बोन्स हो गई जिनमें बोन मैरो पाया जाता है, उन बोन्स में ब्लड सेल प्रोडक्शन भी हो रही होती है। तो ये भी बोन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर हम जो है वो कार्टिलेज और बोन्स के करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं और फिर हम उसके बाद जो है वो बोन्स इनका कंपैरिजन करते हैं, कार्टिलेज और बोन का। अगर हम कार्टिलेज को देखें तो इनकी अगर मैट्रिक्स हम देखें तो कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और इसमें हमारे पास कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो है वो कंपाउंड पाया जाता है। एंड इट आल्सो कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स। जबकि बोन जो है वो हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ रिच इन कैल्शियम साल्ट्स और हाइड्रोक्सी एपिटाइट का नाम आपने सुना होगा, जो कि कॉमनली प्रेजेंट होता है बोन्स में। और हमारे पास बोन्स में भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अब हमारे पास जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं एंड दे आर लोकेटेड इन स्पेसेस कॉल्ड लुकाने। जबकि बोन्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब ब्लड सप्लाई अगर हम देखें तो कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कार्टिलेज को रीच करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जबकि बोन्स जो हैं वो हाईली वेस्कुलर होती हैं और इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इवन दे कंटेन नर्व्स। देन अगर हम ग्रोथ डिस्कस करें कि कार्टिलेज और बोन की ग्रोथ किस तरह से हो रही होती है, तो कार्टिलेज जो है वो इंटरस्टिशियल ग्रोथ हो रही होती है। इनकी मतलब फ्रॉम विद इन एन ए पोजिशनल ग्रोथ एट द सरफेस, कि इनकी ग्रोथ जो है वो इंटरस्टिशियल और ए पोजिशनल है। जबकि जो बोन है उनकी ग्रोथ सिर्फ ए पोजिशनल होती है, विच मीन्स कि सिर्फ हमारे पास उसके सरफेस पे डिफरेंट लेयर्स जो है वो ऐड हो रही होती हैं। विद इन द बोन कोई हमारे पास बोन की डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं होती। अगर हम इनके फंक्शन देखें तो कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट्स द सॉफ्ट टिश्यूज इनसाइड द बॉडी। दे आल्सो प्रोवाइड स्मूथ ग्लाइडिंग सर्फेसिस फॉर द जॉइंट्स। जबकि बोन जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क बनाती हैं बॉडी का। इसके अलावा ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा रिब केज जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारे, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स, इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर हम अब कुछ फीचर्स देखें बोन के और कार्टिलेज के, तो हमारे पास कार्टिलेज अलाउज द ग्रोथ फॉर लॉन्ग बोन्स वाइल बोन एक्ट सर्व एज लेवर्स फॉर मसल्स। ये हमारे पास मसल्स के साथ अटैच होती हैं और मसल्स और बोन दोनों जो है वो मिलकर मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। फिर हमारे पास हमने जो पॉइंट जो पहले भी डिस्कस किए कि ये एज अ मिनरल स्टोरेज काम कर रहे होते हैं और ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है वो बोन्स में हो रही होती हैं। फिर हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स को देख लेते हैं। मसल्स की जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं और स्केलेटल मसल्स होते हैं। इस डायग्राम में भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स को है वो देख सकते हैं। अब हम इनका कंपैरिजन करके देखते हैं। जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जबकि कार्डियक मसल्स हार्ट में होते हैं। फिर जो स्मूथ मसल्स होंगे वो हॉलो ऑर्गन्स जो होंगे उनकी वॉल्स बनाएंगे, जैसे कि इंटेस्टाइन्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, यूट्रस हो गया। फिर अगर हम स्केलेटल मसल्स की शेप देखें तो ये लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये सेल्स जो हैं वो लॉन्ग हैं और सिलेंड्रिकल हैं। जबकि कार्डियक मसल्स जो हैं ये ब्रांच्ड होते हैं और ये सिलेंड्रिकल होते हैं। जबकि स्मूथ मसल्स जो हैं वो फ्यूजी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देन हम न्यूक्लियाई को देखें तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, विच मीन्स दे हैव मैनी न्यूक्लियाई। जबकि कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल जो हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर हम स्ट्रेशंस देखें तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें स्ट्रेट्स जो हैं वो बनी होती हैं, कार्डियक मसल्स में भी होती हैं। जबकि
स्मूथ मसल्स में जो स्ट्रेशंस होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब हम इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर होते हैं, जबकि कार्डियक और स्मूथ मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रैपिड होती है, फोर्सफुल होती है, और जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं ये इजीली थक जाते हैं। फैटीग हमारे पास उस सिचुएशन को हम कहते हैं। जबकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो रिदमिक होते हैं, मतलब कि वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, और ये जो मसल्स होते हैं ये इनमें फैटीग नहीं आती। जबकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये स्लो होते हैं, सस्टेन्ड होते हैं, और वेव लाइक इनकी मूवमेंट होती है। अब हमारे पास कार्डियक मसल का एक स्पेशल फीचर ये है कि दे हैव इंटरकैलेटेड डिस्क्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड रैपिड इम्पल्स कंडक्शन, while the smooth muscles they could be stretched greatly without losing tension। हमारे पास स्मूथ मसल्स जो है वो उनकी स्ट्रेचिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है। अब हम स्केलेटल मसल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें जो है वो सबसे पहले अगर मसल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो अगर हम स्केलेटल मसल को देखें तो ये एक इंटायर ऑर्गन इसको हम कंसीडर करते हैं। फिर हमारे पास फेसिल जो है वो क्या होता है, वो बंडल ऑफ मसल फाइबर होता है। जब हमारे पास मुख्तलिफ मसल फाइबर्स आपस में मिलते हैं तो ये फिजिकल बनाते हैं। अब मसल फाइबर क्या होता है, इसको हम एक मसल फाइबर को एक सेल कंसीडर करेंगे, जो कि एक सिंगल लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होगा। ठीक है, मसल फाइबर जब मिलेगा तो एक फेसिकल बनाएगा, और हमारे पास फर्दर जो है वो एक मसल कंसीडर होगा। अब मियोफिब्रिल क्या होता है, मियोफिब्रिल जो है वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल ऑर्गेनल्स होते हैं इनसाइड द मसल फाइबर। अब एक जो मसल का सेल है जिसको हम मसल फाइबर कह रहे हैं, उसके अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स होंगे, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी होगी, मतलब ऐसी मशीनरी जो कि उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में हेल्प कर रही होगी, वो मियोफिब्रिल होगी। अब हमारे पास सार्कोमेयर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे पास मियोफिब्रिल का। अब मियोफिब्रिल की अगर हम मियोफिब्रिल को अभी हमने डिस्कस किया कि वो एक ऑर्गेनल है इनसाइड द मसल फाइबर, और जो सार्कोमेयर होगा वो मियोफिब्रिल का एक बेसिक यूनिट होगा। ठीक है, सो इट इज़ द रीजन बिटवीन टू जी लाइन्स। हमारे पास दो जी लाइन्स जो है वो बना दी गई हैं एक मियोफिब्रिल के अंदर। उन दो जी लाइन्स के अंदर का जो एरिया है वो सार्कोमेयर होगा, और डिफरेंट तरह के जो सार्कोमेयर होंगे वो कंबाइन होकर एक मियोफिब्रिल बना रहे होंगे। हमारे पास अब मियोफिलामेंट्स क्या होती हैं। अब मियोफिलामेंट्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि सार्कोमेयर के अंदर मौजूद होती हैं। अब हमारे पास थिक फिलामेंट्स होती हैं जो कि मियोसिन से मिलकर बनी होती हैं, और जो फिर हमारे पास थिन फिलामेंट्स होती हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, अलॉन्ग विथ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन जो उनके साथ अटैच्ड होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मियोफिब्रिल है, उसका एक पार्ट है सार्कोमेयर, और सार्कोमेयर हमारे पास टू जी लाइन्स जो कि ब्लू कलर में इंडिकेटेड हैं, उनके दरमियान का एरिया जो है वो सार्कोमेयर होगा। अब सार्कोमेयर में क्या है, हमारे पास मियोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, और थिक और थिन फिलामेंट्स हैं। अब जो थिन फिलामेंट्स हैं वो ब्लू लाइन से इंडिकेट किए गए हैं, जो कि रेड कलर की जो थिक कलर की लाइंस हैं उनके दरमियान मौजूद हैं, और जो थिक फिलामेंट्स हैं वो रेड कलर की थिक लाइंस हैं। ठीक है, और ये जो थिक लाइंस हैं या थिन लाइंस हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं। जो थिक फिलामेंट्स हैं वो मियोसिन है, और जो थिन फिलामेंट्स हैं वो एक्टिन है, और उनके एंड पर हमारे पास ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो है वो अटैच होता है। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम कुछ और की स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सार्कोलिमा जो है वो क्या होता है कि प्लाज्मा सेल मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलिमा कहते हैं। उसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लें, लेकिन हमारे पास ये एक स्पेशलाइज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि कैल्शियम आयंस को स्टोर और रिलीज़ करती है। ये फंक्शन भी आपने इसका याद रखना है। फिर हमारे पास ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि सार्कोलिमा की डीप इन्वेजिनेशंस होती हैं,
दो दैट कैरी द एक्शन पोटेंशियल डीप इनटू द मसल फाइबर। हमारे पास ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का क्या काम है कि ये एक्शन पोटेंशियल को जो है वो कैरी कर रही होती हैं इनसाइड द मसल फाइबर। ठीक है, इन 3 स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को और इनके नाम को आपने याद रखना है, ये MCQ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। फिर हम जो है वो स्ट्रेशन पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द मियोफिब्रल जिसको हम सार्कोप्लाज्मा कह रहे होते हैं, जिसको हम सार्कोमेयर कह रहे होते हैं। तो सार्कोमेयर में जो हमारे पास क्या पैटर्न है वो हम देखते हैं। हमारे पास आई बैंड होता है जिसको हम लाइट बैंड कहते हैं एंड इट कंटेन्स ओनली थिन फिलामेंट्स विच इज़ एक्टिन। हमारे पास जो थिन फिलामेंट है उसको आई बैंड कहा गया है और इट गेट्स शॉर्टर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास जो थिन फिलामेंट है वो शॉर्ट हो जाता है विच मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर हमारे पास जो थिक फिलामेंट है जिसको हमने म्योसिन कहा था उसको हम ए बैंड कहते हैं। ए बैंड जो है हमारे पास डार्क बैंड होता है एंड इट कंटेन्स द एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट्स एंड इट्स लेंथ डज नॉट चेंज। कि हमारे पास थिक जो फिलामेंट है उसकी लेंथ चेंज नहीं होती चाहे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो या रिलैक्स हो। अब हमारे पास फिर एक एच जोन है विच इज़ द लाइटर रीजन इन द मिडल ऑफ ए बैंड वेयर देयर आर ओनली थिक फिलामेंट्स एंड इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन। ये जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम होती है। फिर हमारे पास जी लाइन होती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जी लाइन जो है वो एज अ बाउंड्री एक्ट कर रही होती है बिटवीन 2 सार्कोमेयर। हमारे पास it is also the point where actin filaments which are the thin filaments they attach themselves, so they define the ends of sarcomere. And then finally there is the M line which is the midline of the sarcomere where myosin filaments are anchored. इस डायग्राम में आप डिस्क्रिप्शन और टोटल डिटेल भी देख सकते हैं जो अभी हमने डिफरेंट जोन्स और लाइंस पढ़ी हैं जो कि सार्कोमेयर में होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है। हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, उसने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज़्म। अब ये मैकेनिज़्म क्या होता है इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला चीज़ क्या होती है, एक न्यूरल सिग्नल आता है। हमारे पास कोई भी एक्शन तभी होगा जब हमारा ब्रेन जो है वो उस एक्शन को करने की इजाज़त देगा या हमारी ब्रेन से जो है वो सिग्नल आएगा कि ये एक्शन अभी परफॉर्म करना है। क्योंकि हम स्केलेटल मसल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आवर विल आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन चाहेगा, हम चाहेंगे तभी कोई एक्शन होगा। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट काम है वो हमारा न्यूरल सिग्नल है जिसको हम एक्साइटेशन कह रहे होते हैं कि हमारा ब्रेन ये काम करना चाह रहा है। अब ये सिग्नल कहाँ से आएगा, कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन जो है वो इस सिग्नल को लेकर आएगा। एंड व्हेन मोटर न्यूरॉन जब आता है सिग्नल लेकर तो हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन किस तरह से हो रही होती है कि हमारे पास न्यूरॉन्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और फिर वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो मसल पर एक्ट करता है और फिर हमारे पास आगे फर्दर कोई प्रोसेस हो रहा होता है। अब हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ किया किसी भी मसल न्यूरॉन ने किसी भी मसल के करीब। अब वो क्या होगा कि हमारे पास जो सार्कोलिमा है उसके रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगा और हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी कि हमारे पास एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होगी। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है इट वुड ट्रेवल अलोंग द सार्कोलेमा एंड डाउन द टी ट्यूब्यूल्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि टी ट्यूब्यूल्स क्या काम करती हैं कि वो एक्शन पोटेंशियल को लेकर जा रही होती हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू इनसाइड द मियोफिब्रल। तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो वो ट्रैवल कर कर जाएगा और हमारे पास क्या होगा, दिस वुड ट्रिगर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस प्रोसेस के दौरान ट्रिगर हो जाएगी एंड इट वुड रिलीज द स्टोर्ड कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। कि हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है कि ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करती है। जब हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्साइटेड हो जाएगी तो इट वुड रिलीज द कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म।
अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो, जो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म है, ये प्रोसेस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को डिफाइन करेगा। अब रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, रेस्ट जब कंडीशन होती है तो वहाँ पर ट्रोपोमायोसिन जो है वो ब्लॉक कर देता है मियोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन, सो दिस वुड बी ब्लॉक्ड बाय ट्रोपोमायोसिन। लेकिन हमारे पास जब कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ तो हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। जब हमारे पास ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, वो कैल्शियम जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज़ किया है, सो दिस वुड काज द ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स टू शिफ्ट। हमारे पास ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, एक्सपोजिंग द मियोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन, कि हमारे पास जो एक्टिन के ऊपर मियोसिन बाइंडिंग साइट होगी वो एक्सपोज हो जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि हमारे पास जब ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स शिफ्ट होगा ड्यू टू दी, इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा कैल्शियम बाइंडिंग के बाद, तो हमारे पास जो एक्टिन की साइट है वो साइट जहाँ पर मियोसिन आकर बाइंड करती है वो एक्सपोज हो जाएगी। अब फिर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होगी। इस प्रोसेस में क्या होगा कि मियोसिन का हेड जो है वो एक्टिन की एक्सपोज साइट के साथ बाइंड करेगा और हमारे पास एक क्रॉस ब्रिज स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेप को हम पावर स्ट्रोक कहेंगे, which means that the myosin head pivots pulling the thin filament actin towards the center of the sarcomere। और इस प्रोसेस के दौरान जो है वो ATP यूटिलाइज होगी और ADP और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। अब पुलिंग द थिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास जो एक्टिन है जिसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है, उसका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जबकि मियोसिन जो है वो सेम ही रहता है। सो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अ न्यू ATP मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द मियोसिन हेड काजिंग इट टू डिटैच फ्रॉम एक्टिन। अब एक और ATP मॉलिक्यूल जो है वो मियोसिन हेड के साथ आकर अटैच होगा और हमारे पास जो मियोसिन होगा वो एक्टिन से डिटैच हो जाएगा। अब मियोसिन हेड जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा ATP को ADP में और फॉस्फेट ग्रुप में, और एज अ रिज़ल्ट जो क्या होगा हमारे पास हाई एनर्जी कॉक्ड पोजीशन विच वुड बी द रेडी टू बाइंड अगेन। इससे मुराद ये है कि हमारे पास मसल जो है वो रिलैक्स हो गया है और अब दोबारा वो इसी साइकिल में इंटर होने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये साइकिल तब तक रिपीट होता और हो रहा होगा एज लॉन्ग एज द कैल्शियम एंड ATP आर प्रेजेंट, सो दे वुड काज द सार्कोमेयर टू शॉर्टन विच मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नर्व एंड है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ हुआ तो उसने एक्साइटेशन काज की, कैल्शियम आयन रिलीज़ हुआ, कैल्शियम आयन जाकर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हुआ और उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ गए और उसके नतीजे में एक्टिन और मियोसिन जो है वो आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाया है और उसके नतीजे में क्या हुआ है कि हमारे पास एक पुल हुआ है, जिस पुल के नतीजे में एक्टिन जो है वो शॉर्ट हो गया और एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमें देखने को मिली है। सो ये बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन का। सो जो मसल अब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास कैल्शियम आयंस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और रिलैक्सेशन जो है वो उसकी बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास ATP क्या होगा, ATP जाकर मियोसिन के हेड पर रिएक्ट करेगा और मियोसिन जो है वो डिटैच हो जाएगा एक्टिन से और हमारे पास फिर से वही स्टेज आ जाएगी जिस स्टेज से हमने स्टार्ट किया था। सो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। सो रिलैक्सेशन कब हो रही होती है, जब हमारे पास मोटर न्यूरॉन जो है वो इसकी सिग्नलिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा कैल्शियम आयंस जो है वो एक्टिवली दे पम्प्ड बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा ट्रोपोमायोसिन जो है वो अपनी प्लेस पर आ जाता है और हमारे पास बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है उसको आकर ब्लॉक कर देती है।
इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास जो मसल फाइबर होगा वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में या रेस्टिंग लेंथ में आ जाएगा और हमारे पास जो है वो रिलैक्सेशन की स्टेट जो है वो अचीव हो जाएगी। अब हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पर जो है वो दो बोन्स या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिल रही होती हैं तो उस एरिया को जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट्स को क्लासिफिकेशन उनकी की गई है फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी। हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जॉइंट्स की। हमारे पास जॉइंट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है ये उस पे बेस कर रही होती हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। फिब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं, ये फाइबर्स डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है कि ये मोस्टली फिब्रस जॉइंट्स जो हैं वो इमूवेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सुचर्स इन स्कल हैं या फिर जो हमारे पास टिबिया और फिब्यूला जो है वो उनके सिंडेस्मोसिस जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम में दिखा भी देती हूँ आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट कि हमारे पास ये जॉइंट्स हैं जो कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। फिर हमारे पास कार्टिलेजेनियस जॉइंट्स होते हैं जो कि वो जॉइंट्स होते हैं जो कि जहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होती है और ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिस्क्स में हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बना रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास घुटने हैं हमारे, वहाँ पर भी कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स आ जाते हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड जॉइंट कैविटी होती है, विच मीन्स के इन जॉइंट्स में जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है और दे आर फ्रीली मूवेबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है एंड दे आर फाउंड इन नी, शोल्डर, हिप एंड एल्बो। फिर फंक्शंस के लिहाज से जो है वो क्लासिफाई किया गया है जॉइंट्स को, और फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास इनकी ऑन डिग्री ऑफ मूवमेंट क्या है इन जॉइंट्स की। तो हमारे पास सिनार्थ्रोसिस इनको कहा जाता है जो कि इमूवेबल जॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्कल के जॉइंट्स। फिर हमारे पास एम्फी आर्थ्रोसिस हैं जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स के जॉइंट्स। फिर हमारे पास डायार्थ्रोसिस है जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। और हमारे पास ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जितने भी डायार्थ्रोसिस हैं वो सारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब हम आर्थराइटिस के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस कोई एक सिंगल डिजीज़ का नाम नहीं है बल्कि एक ब्रॉड टर्म है जो कि यूज़ होती है जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेशन के लिए। हमारे पास आर्थराइटिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग और डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। हमारे पास आर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल रिमेटाइड आर्थराइटिस है जहाँ पर हमारे पास जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। या फिर हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो कि आर्टिक्यूलर कार्टिलेज की ब्रेकडाउन को कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं आर्थराइटिस की। हमारे पास जो है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बताया गया है कि किस तरह से आर्थराइटिस में जो कार्टिलेज है जो कि बोन्स को कनेक्ट कर रही है जॉइंट्स पे, तो वहाँ पर वो डैमेज हो रही है। तो इट इज़ द टाइप ऑफ आर्टिक्यूलर कार्टिलेज आर्थराइटिस विच इज़ आल्सो नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी हमने इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं जो कि MD-CAT के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ पेशेंट हैज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ देयर एपिग्लॉटिस एंड एक्सटर्नल ईयर। व्हाट कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स इज मोस्ट लाइकली इम्पेयर्ड। अब हमारे पास जो एपिग्लॉटिस है और जो एक्सटर्नल ईयर है वहाँ पर कार्टिलेज पाई जाती है। हमारे पास कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स इस केस में जो है वो इम्पेयर्ड हो सकता है। हाइड्रोक्सी एपिटाइट, इलास्टिन फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो मोस्टली बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं।
जो हमारे पास कार्टिलेज के साथ स्पेसिफिकली टर्म एसोसिएटेड है वो कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं कि जो एपिग्लॉटिस एंड एक्सटर्नल ईयर है, दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज and the flexibility and resilience of our cartilage types are due to the matrix rich in chondroitin sulfate. So when elastin is present in elastic cartilage, chondroitin sulfate is fundamental ground substance. So the next question is, during bone fracture repair, which process is responsible for the initial formation of soft callus? कि हमारे पास जब एक बोन फ्रैक्चर हो जाती है और उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट होती है, तो इनिशियल फॉर्मेशन जब होती है सॉफ्ट कैलस की, तो उसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारे पास इंटरस्टिशियल ग्रोथ ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट कैलस। सॉफ्ट कैलस तब बनता है जब हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो कोलेजन और फिब्रो कार्टिलेज प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो उस ब्रेक को जो है वो जो हमारे पास बोन फ्रैक्चर से जो एक ब्रेक आया है उसको कवर कर सकें, फिल कर सकें। ये प्रोसेस जो है हमारे पास इंटरस्टिशियल ग्रोथ होता है और हमारे पास जो है वो कार्टिलेज इनिशियली बनती है और फिर वो कार्टिलेज जो है फर्दर मिनरलाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the primary functional difference between sarcoplasmic reticulum and transverse tubules? के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का क्या डिफरेंस है? हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंडक्ट्स एक्शन पोटेंशियल वाइल टी ट्यूब्यूल स्टोर कैल्शियम आयन, तो ये हमारे पास रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि ये ऑपोजिट बता रहा है। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम को स्टोर करता है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज ATP while T tubules release neurotransmitters. It is also totally wrong and senseless. हमारे पास T tubules न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ नहीं करते, हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर नर्व न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ कर रहा होता है। अब ऑप्शन सी जो है वो ये है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम वाइल टी ट्यूब्यूल्स कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से ही होता है कि हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है, जबकि टी ट्यूब्यूल्स एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट कर रहा होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि SR इज़ मेड अप ऑफ मायोसिन वाइल टी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन, इट इज़ आल्सो रॉन्ग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं उनको करेक्टली पेयर किया गया है कि हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं वो कार्टिलेज इन नेचर होती हैं और एम्फी आर्थरोसिस होती हैं, विच मीन्स दे हैव ओनली लिमिटेड एंड स्लाइट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सार्कोमेयर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसअपियर्स ड्यूरिंग मैक्सिमल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो आई बैंड होता है वो मैक्सिमल मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान डिसअपियर हो जाता है। आई band contains only thin filaments, and as the thin filaments are pulled inward during contraction, the eye band shortens and can disappear entirely at full contraction, while the A band which is consisted of thick filaments remains constant. ये कॉन्सेप्ट भी हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्योरी जो हमने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा है उसमें सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर क्वेश्चन है कि इन रिमेटॉइड आर्थराइटिस इट इज़ द प्राइमरीली एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट अटैक्स द साइनोवियल मेम्ब्रेन, हाउ वुड दिस डायरेक्टली अफेक्ट द जॉइंट। हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है। तो ये जॉइंट को किस तरह से अफेक्ट करेगा? तो ये हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज की इरोजन करेगा। हमारे पास जो बाकी तीन ऑप्शंस हैं वो फॉल्स ऑप्शन होंगे कि दैट लीड टू द कैल्सिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैप्सूल, इमीडिएटली फ्यूज द बोन्स टुगेदर, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ मेनिस्काई। ये गलत ऑप्शंस हैं। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है कि हमारे पास जो इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो हमारे पास ऐसे एंजाइम सिक्रीट करती है जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज कर देती है और ऐसे इसके नतीजे में हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ टिश्यू सैंपल विद ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स दैट हैव फेनस्ट्रेशंस एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरकेलेटेड डिस्क्स, दिस सैंपल इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम, कि हमारे पास एक ब्रांच टिश्यू है और यूनिन्यूक्लिएटेड है। अब हमारे पास कि स्केलेटल मसल तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और हमारे पास इसमें फेनस्ट्रेशंस भी हैं, और ये हमारे पास इंटरकलेटेड डिस्क्स भी हैं। अब इंटरकलेटेड डिस्क्स जो हैं वो पर्टिकुलरली सिर्फ कार्डियक मसल्स में होती हैं। तो हमारे पास ये जो मसल है ये हार्ट का मसल होगा। सो जितने भी ये डिफाइनिंग हिस्टोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं वो कार्डियक मसल के टिश्यूज़ के हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, की कैल्शियम आयन का क्या रोल होता है। तो कैल्शियम आयन क्या करता है, ये जाकर हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है ट्रोपोनिन और जो है वो हमारे पास दूसरी प्रोटीन है जिसको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, उनके स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है, और हमारे पास एक्टिन की जो एक्टिव साइट है उसको एक्सपोज कर लेता है ताकि म्योसिन जो है वो आकर उससे बाइंड कर सके। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, इट बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन एंड इट एक्सपोजेस द म्योसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन इज क्लासिफाइड एज अ हिंज जॉइंट। ऐसा जॉइंट जो कि सिर्फ एक ही प्लेन में डायरेक्शन जो है वो दे रहा होता है उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो तमाम डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर रहे होते हैं, टू प्लेन में मूव कर रहे होते हैं। The next question is which type of cartilage is involved in longitudinal growth of long bones। अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होती है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प कर रही होती है बोन्स की थ्रू इंटरस्टिशियल ग्रोथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग दैट इनहिबिट्स द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव व्हाट इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल। एक ऐसी ड्रग जो कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देती है उसका स्केलेटल मसल पर क्या इफेक्ट होगा। तो इससे हमारे पास प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। किस तरह से अगर हम देखते हैं तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है वो एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन करती है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नहीं होगा तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है वो नॉन स्टॉप प्रोड्यूस हो रहा होगा और हमारे पास एक्साइटेशन काज कर रहा होगा मसल में। सो हमारे पास इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म एक्साइटेशन या प्रोलॉन्ग्ड एक्साइटेशन के नतीजे में हमारे पास जो मसल फाइबर है उसकी रिपीटेड स्टिमुलेशन हो रही होगी और उसके नतीजे में हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगी और हमारे पास जो है वो स्पैज़म प्रोड्यूस हो जाएंगे। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी मसल्स में और मसल जो है वो फटीग जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच करेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय बोन कार्टिलेज एंड बोन। ऐसा बोथ कार्टिलेज एंड बोन के कार्टिलेज और बोन दोनों का क्या जो है वो करेक्टरिस्टिक है जो उन दोनों में कॉमन है। उनका ये है कि हमारे पास जो हमारे पास उनका लेसुनाई स्ट्रक्चर है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, वहाँ पर इन दोनों के सेल्स जो हैं वो इस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। The next question is which the functional classification of a joint is based on, कि हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बेसिस इस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास जॉइंट जो है वो किस तरह से मूवमेंट जो है वो शो कर रहा है। तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बेसिस बनती है। The next question is which of the following is not the function of skeletal muscle। हेमेटोपोइसिस इसका फंक्शन है। हमारे पास स्केलेटल मसल स्केलेटल सिस्टम में जो है वो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल मसल नहीं है, इसमें हेमेटोपोइसिस हो रही होती है। यहाँ पर हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स भी स्टोर हो रहे होते हैं और हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स भी स्टोर हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास हार्मोन्स जो हैं वो कार्टिलेज में स्केलेटल सिस्टम में प्रोड्यूस नहीं होते। अब हम कुछ इजी से एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि विच टाइप ऑफ स्केलेटल इज़ फाउंड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में एंडोस्केलेटन होता है। देन फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज़ नोन एज सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कह सकते हैं।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। सो ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं जो कि तमाम डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करते हैं, जबकि जो लिमिटेड मूवमेंट शो कर रहा होता है ओनली इन वन प्लेन, उनको हम हिंज जॉइंट्स कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं मसल्स में, उनमें कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। तो हमारे पास हमने पढ़ा है कि एक्टिन और म्योसिन जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो कि मसल्स में प्रेजेंट हैं। फिर क्वेश्चन है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। तो हमारे पास टेंडोन्स जो होते हैं ये मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 9 था जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट था एमडीकैट बायोलॉजी का। हम मज़ीद चैप्टर्स भी जो है वो एग्ज़ाम से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए, वो ये सिंप्लीफाइड नोट्स जहाँ से मैं आपको पढ़ाती हूँ फॉर ऑल दी चैप्टर्स, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर या फिर आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर मैसेज कर इन नोट्स को अलॉन्ग विद एमसीक्यूज डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू।